अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर हमने CS201 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से जो प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, क्लासेस, टेम्पलेट, फंक्शन, ओवरलोडिंग, उसके अलावा उसे कहते हैं आर्गुमेंट फंक्शंस, ये तमाम चीज़ें और कंस्ट्रक्टर्स, फ्रेंड फंक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपकी आगे प्रोग्रामिंग के लिए भी और इस CS201 के फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए भी। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दूंगी ताकि आप लोगों के, वैसे तो मेरी वीडियोस जो मैंने सीरीज़ कंप्लीट की हुई है फाइनल टर्म की CS201 की, उसके अंदर हर चीज़ डिटेल के अंदर मैंने बताई हुई है, लेकिन ये एक अलग वीडियो बना रही हूँ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही बात होगी, जिसके अंदर सारी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स की प्रोग्रामिंग है वो मैं कवर करूँगी, सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो फंक्शंस तो हमने पढ़े हुए हैं पहले, मिड के अंदर आप सब लोगों ने फंक्शन पढ़े होंगे। तो इस जो फाइनल टर्म है इसके अंदर फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन ओवरलोडिंग आती है। तो जब अगर आप लोगों को फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो आपको फंक्शन आर्ग्यूमेंट और फंक्शन ओवरलोडिंग का भी नहीं पता होगा। तो हम ये जो हमें बेसिक कोड होता है ना, ये जो लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, ये हमें हर हाल में लिखना ही होता है हर प्रोग्राम बनाने से पहले। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर ये जो मेन है ना, ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो है बिल्ड इन फंक्शन है, इस फंक्शन को हर हाल में हम लिखना है, अगर हम ये फंक्शन नहीं लिखेंगे तो हमें एरर दे देगा। अब दूसरी बात ये कि फंक्शन की पहचान कैसे होती है, जहां पर ये दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगी ना जिस नाम के आगे, वहां आप लोगों ने समझ लेना है कि ये फंक्शन है। ठीक है, तो हम कभी भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं बना सकते, ये बात आप लोग अपने माइंड में रखें, कभी भी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम या तो मेन के ऊपर फंक्शन बना सकते हैं या मेन के नीचे फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम मेन के नीचे फंक्शन बनाएंगे तो हमें उसको मेन के ऊपर प्रोटोटाइपिंग करनी होगी। तो मैं आपको सबसे पहले फंक्शन बनाना सिखा देती हूँ। तो हम फंक्शन बनाते हैं एक रिटर्न टाइप के साथ। वॉइड जो है ये रिटर्न टाइप है, हमने वॉइड लिखा, फंक्शन का नेम लिखा, नेम आप जो मर्जी लिख लें, और ये मेरी फंक्शन की बॉडी होगी। तो ये क्या हुआ, मैंने एक फंक्शन स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर अब मैं सी आउट ले लेती हूँ, आई एम अ प्रोग्रामर। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो अब ये मैंने अपनी स्टेटमेंट तो पूरी लिखी और मेरी ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ कि क्या मुझे ये शो होगा। ये मुझे बिल्कुल भी कुछ शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मेन से ऊपर एक फंक्शन तो बना लिया लेकिन उसकी मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग नहीं की। जब तक हम किसी फंक्शन की मेन के अंदर कॉलिंग नहीं करेंगे तो हमें जो फंक्शन के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी है वो हमें शो नहीं होगी। तो फंक्शन कॉलिंग करने के लिए हम फंक्शन के नेम को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, आप लिख लें बाय हैंड, उसके बाद लास्ट पे सेमीकोलन लगा देना। तो इससे क्या होता है, हमारी फंक्शन कॉलिंग हो गई है। तो जब मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखें मुझे शो हो गया है कि आई एम अ प्रोग्रामर। ठीक है, ये हो गया फंक्शन बनाने का तरीका। इसके बाद अब फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, अब मैं वो बताती हूँ। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, इस ब्रैकेट के अंदर हम जो डेटा टाइप लिखते हैं उसको कहते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट या फंक्शन पैरामीटर्स। ठीक है, तो मैं इसके अंदर इंट एक्स बना लूँ, उसके बाद मैं स्ट्रिंग नेम बना लूँ, तो ये क्या हुए, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हो गए या फंक्शन पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, तो ये होते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो अब मैंने इनको कॉल कैसे करना है, मैं यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ लिख देती हूँ माई एज इज, और यहाँ पर इंट की एक्स है तो मैं यहाँ एक्स लिख दूंगी। ठीक है, और एंड लाइन यूज कर लेती हूँ। उसके बाद अब ये स्ट्रिंग भी तो है, इसको भी तो मैंने यूज करना है, तो मैं स्ट्रिंग के लिए लिख देती हूँ माई नेम इज, नेम है यहाँ पर तो मैं यहाँ नेम लिख देती हूँ।
एल लाइन यूज हो गया, ठीक है। अब ये मैंने दोनों दे तो दिए और अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। ये मैंने फंक्शन कॉलिंग भी यहाँ की है, तो क्या ये मुझे एरर देता है या नहीं? इसने मुझे बिल्कुल एरर दिया। क्यों एरर दिया है? मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स तो बना लिया, उनकी वैल्यू मैंने पास नहीं की। ना मैंने एक्स की वैल्यू पास की है, ना मैंने नेम की वैल्यू पास की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब ये देखें, जब मैं ये बनाऊंगी तो अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू मैं दे देती हूँ 20 दे देती हूँ, ठीक है। और नेम मैं दे देती हूँ अस्मा, ठीक है। अब ये मैंने फंक्शन कॉलिंग कर दी और उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर दिए। तो अब मैं देखती हूँ, तो ये देखिए मुझे शो हो गया कि माई एज इज 20 एंड माई नेम इज अस्मा। तो ये होती हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स को शो कराना। अब एक होती हैं डिफ़ॉल्ट और फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो वो जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उसको हम यहीं पर ही, यहाँ पर ही मैं इक्वल 20 कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद इधर ही मैं नाम को अस्मा कह देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ, तो ये देखें वहां से मैंने खत्म करके जब ऊपर किया तो ये मुझे वही चीजें प्रिंट हुई। बस फर्क क्या था कि यहाँ ऊपर जो हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास करते वक्त ही जो हम उसको वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो होती है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन, ठीक है। मतलब हमने उसको वहीं पर ही दे दी वैल्यू, और जो हम फंक्शन कॉलिंग के वक्त असाइन करते हैं वो डिफॉल्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये था फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आ जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए हम सिंपल इसको ख़त्म कर देते हैं, या रुके इस पूरे को कॉपी करते हैं और इसको अगेन 2 मिनट कॉपी किया, पेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इंट ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग भी ले लेती हूँ। तो इससे क्या हुआ, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, आपके फंक्शन का नाम सेम हो लेकिन उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट आ जाए। अब यहाँ पर इंटीजर है, यहाँ पर इंटीजर है, मैंने वही पास किया, लेकिन दूसरा मैंने स्ट्रिंग भी पास किया। मैंने स्ट्रिंग भी पास किया है और मैंने इंट भी पास किया, और ऊपर वाले में मैंने सिर्फ इंट पास किया। तो ये होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, ओके। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर तो नेम है ही नहीं जो आपने कॉल किया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ओके। वो कह रहा है कॉल ऑफ ओवरलोड, मतलब ओवरलोड है फंक्शन आपका, रन तो हो जाता है, लेकिन मैं आपको बस बताने का, गलती करने का तरीका मतलब यही था कि आप लोगों को पता चल जाए कि फंक्शन ओवरलोड, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आपका फंक्शन ओवरलोड है, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आ जाती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको खत्म करती हूँ और अब हम आ जाते हैं क्लासेस पे। तो क्लास जो होती है वो अलग एक चीज है, ठीक है। क्लास नेम लिखते हैं, आगे क्लास लिखते हैं, आगे हम उसका नेम लिखते हैं। नेम आपने वही लिखना है जिस चीज के लिए आप क्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्लास स्टूडेंट ले लेती हूँ मैं, ठीक है। और ये मेरी बॉडी क्लास की स्टार्ट होगी। क्लास की बॉडी जब खत्म होती है तो लास्ट पे सेमीकोलन हर हाल में लगाना है। अब क्लास के बाद हम यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। वो पब्लिक भी हो सकता है और वो प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास दो तरह के जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं लेकिन आप लोगों की बुक के अंदर 2 दिए हैं तो हम 2 ही पढ़ते हैं। एक पब्लिक होता है और एक होता है प्राइवेट। जो पब्लिक होता है उसके अंदर हम वो डाटा शो करते हैं जो हम बाकी तमाम लोगों को शो करवाना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट के अंदर हम वो डाटा लिखते हैं जो हम किसी को शो करवाना नहीं चाहते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पब्लिक के अंदर एक डाटा टाइप बना लेती हूँ इंट एक्स नाम की, ठीक है। तो ये मैंने एक डाटा टाइप बना ली और यहाँ पर अब मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ void फंक नाम का ही फंक्शन बना लेते हैं जिसको मैं कहती हूँ सी आउट
माई एज इज, और ये जो एक्स है ये मैं इसको कह देती हूँ यहाँ पर, और एंड लाइन। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लास तो बना ली। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो क्या मुझे ये शो करेगा? ये इसने मुझे कुछ भी शो नहीं किया। क्यों शो नहीं किया? क्योंकि मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि जब भी हम कोई फंक्शन कॉल, कब कोई चीज़ आउटसाइड मेन फंक्शन बनाते हैं तो हमें मेन के अंदर उसको कॉल ज़रूर करना होता है। तो हम किसी क्लास को कॉल करने के लिए उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमें, क्योंकि ये एक क्लास है और क्लास के अंदर एंटर करने के लिए हमें एक डोर की ज़रूरत होती है। तो वो डोर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नेम जो है स्टूडेंट, ठीक है, ये क्लास का नेम है। और ऑब्जेक्ट जो है वो आप ओ भी रख दे, कोई भी अल्फाबेट्स जो होती है ना ए से जेड तक वो भी रख सकते हैं, वर्ड जो मर्जी आपका दिल करे वो रख ले। अब ये मैंने ओ नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं लिखूंगी ओ और मैं डॉट लगाऊंगी तो वो क्लास के अंदर चला गया। वो क्लास के अंदर गया और उसने कहा है कि आपके पास यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है फंक्शन और एक है वेरिएबल। तो आप किस चीज को? मैं कहती हूँ मैं फंक्शन को कॉल करना चाहती हूँ। ये मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है, ये मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये मैंने फंक्शन को तो कॉल कर लिया, लेकिन वो मुझे शो सिर्फ माई एजेस करेगा। जो मैंने इंट की वैल्यू एक्स वेरिएबल बनाया है ये मुझे शो नहीं होगी एक्स की वैल्यू। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने एक्स को वैल्यू असाइन ही नहीं की। तो उसके असाइन करवाने के लिए मैं यहाँ पर ओ डॉट लिखती हूँ। तो अगेन इधर आगे और मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि एक्स, यहाँ पर मैं इसको इसकी वैल्यू असाइन कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने उसकी वैल्यू असाइन की और नीचे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो जब मैं इसको कॉल करूंगी तो ये देखें मुझे शो हो गया कि माई एज इज 20। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आप इसको फंक्शन के कॉलिंग के नीचे लिखेंगे ना यहाँ पर, तो आपको 20 शो नहीं होगा। देख लेना अभी, ये देखिए उसने हमें 0 शो किया, 20 शो नहीं किया, क्योंकि हमने कॉल फंक्शन को ऊपर किया और वैल्यू हम एक्स की नीचे दे रहे हैं। हमारा जो कंपाइलर है ये टॉप टू बॉटम आता है, तो उसने टॉप से बॉटम पहले कॉलिंग देख ली और बाद में वैल्यू ये नहीं देखी, तो उसने हमें आउटपुट शो कर दी, ठीक है। हालांकि हमें जो है वो तो शो होनी चाहिए थी 20, लेकिन 20 शो क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमें हमारी फंक्शन को कॉलिंग हमने ऊपर किया। अब हम इसको यहाँ से खत्म करके हम यही अगेन कर लेते हैं और देन इसको हम रन करते हैं। तो ये देखें अब उसने हमें माई एज इज 20 बता दी, ठीक है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इस स्टूडेंट नाम के, जो क्लास का नेम होता है उसको ही कॉपी करते हैं, पेस्ट किया और ये ब्रेसेस लगा दी, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। इसको भी खत्म कर दें और अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जो वैल्यू भी लिखेंगे, हम यहाँ पर पहले पब्लिक लिख लेते हैं, एक्स ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो वैल्यू भी शो करवानी है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ सी आउट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब हम कंस्ट्रक्टर को भी जब कॉल करते हैं ना तो उसका ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये अब मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट क्लास के, इस सबको मैं कर देती हूँ खत्म। मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट नाम का। अब एक प्लस पॉइंट ये भी है हमारे पास, मैं यहाँ मैं ना सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ, मैं इसको खत्म कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ से इस एक्स को भी, ठीक है, मैं ये ही शो करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट क्लास का ओ। तो अब जब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही अब मैं इसको रन करती हूँ
तो ये देखें मुझे ये शो हो गया कि माई एज इज 20। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको अगर आप सिर्फ कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट ही बना लेंगे ना, आगे आप उसको कॉल भी नहीं करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट वो आपकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। जो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने जो शो करवाना चाहते हैं वो आपको शो करवा देगा, ठीक है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं टेम्पलेट्स पे। तो मैं इसको ये ख़त्म कर देती हूँ, मैं यहाँ से इसको भी मैं ख़त्म कर देती हूँ। टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, सिंपल मैं यहाँ पर इंट ले लेती हूँ x, ठीक है, या मैं इस पूरे को ही ख़त्म कर देती हूँ। पब्लिक नाम की हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को हमने यूज़ करते हुए एक क्लास बना लिया है। इस क्लास के अंदर अब हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं स्टूडेंट नाम का, ठीक है। कंस्ट्रक्टर तो हम क्लास नेम से ही बनाते हैं, हमने ये कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब ये कंस्ट्रक्टर जो है ना मैं बनाऊंगी पैरामीटराइज्ड। तो इसके अंदर मैं इंट एक्स एक कंस्ट्रक्टर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया और यहाँ पर मैं लिखती हूँ सी आउट माई एज इज, ठीक है, और यहाँ मैं x लिख देती हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर मैंने जब कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो मैं स्टूडेंट और सिंपल यहाँ पर 20 उसकी वैल्यू दे दूंगी। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ये देखें मुझे उसकी वैल्यू शो होगी, ऑब्जेक्ट बनाए बगैर ही मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रक्टर का प्लस पॉइंट। अब यहाँ पर मैंने तो बनाना था ना वो टेम्पलेट, तो ये जैसे मैंने पूरी एक क्लास बनाई है ना, बस यहाँ पर मैंने क्या करना है, टेम्पलेट लिखा और ये बना दी, ठीक है। ये बनाने के बाद अब मैंने ये नीचे एक मेरी क्लास हो गई, इसके अंदर मैं एक बनाऊंगी क्लास टी लिखूंगी, ठीक है। अब ये मेरी मर्जी है, एस लिख दूं टी लिख दूं, जो मर्जी मैं लिख दूं, ये मैं लिख दिया। उसके बाद ये टेम्पलेट बनाने का मकसद ये होता है कि हमने जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज शो करवानी है तो हम डिफरेंट वो बनाने के बजाय, डाटा टाइप बनाने के बजाय टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं। टेम्पलेट से क्या होता है, जहाँ पर हमारी डाटा टाइप होती है वहाँ पर, अब ये मैंने ऊपर टेम्पलेट के अंदर टी यूज़ किया है ना, तो मैं यहाँ पर टी यूज़ कर लूँगी। शर्त ये है कि ये बड़ा होना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर के अंदर हो, तो मैं यहाँ टी यूज़ कर लूँगी। अब मैंने इस क्लास को तो नहीं बताया ना कि ये इंटीजर है कि या नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर लास्ट में आके बता दूंगी। ये स्टूडेंट क्लास है हमारी, ठीक है। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर मैंने 20, तो यहाँ पर मैं उसको कहूँगी कि ये जो है इंट है, ठीक है, ये इंट है। तो अब जब ये अब क्या हुआ कि मैं ऊपर मैं जो मर्जी लिख दूं, यहाँ पर बस डाटा टाइप शो नहीं करवाऊंगी मैं। तो जब मैं उसको कॉलिंग करूंगी तो कॉलिंग करते वक्त मैं उसकी डाटा टाइप बताऊंगी कि इसकी ये डाटा टाइप है, तो तब वो मुझे शो कर देगा कि ठीक है इस डाटा टाइप की ये वैल्यू है। अब ये देखिए उसने मुझे वैल्यू शो कर दी। तो इसका मकसद ये है कि अगर मैं ऊपर करैक्टर, स्ट्रिंग, जो मर्जी चीज़ बनाती जाऊँ, लास्ट पे आके बस मैं उसको कह दूं कि भाई मैंने एक पूरी ये स्टेटमेंट लिखी, उसको मैंने स्ट्रिंग में भी लेके आना है, डाटा टाइप में भी स्ट्रिंग में भी लेके आना है, फ्लोट में भी लेके आना है, कैर में भी लेके आना है, तो मैं ऊपर एक ही स्टेटमेंट बनाऊंगी और मैं 4 बार इसको टेम्पलेट बना के, टेम्पलेट को कॉल करके इस इंट की जगह करैक्टर लिख दूंगी, स्ट्रिंग लिख दूंगी, तो मुझे वही वैल्यू शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका प्लस पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आएगी। हमने सारा कवर कर लिया है फाइनल टर्म की प्रोग्रामिंग के लिए, जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैंने सारे बता दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह गौर से देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे पेपर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।